स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। लिकर पॉलिसी स्कैम केस में वो ईडी के हिरासत में है। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया? जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda to try to stop the free work of opposition party in this general election. क्या है ये केस और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पर आते हैं। ऑपोजिशन कहता है कि उन पर अटैक हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर अटैक करने के लिए हो रहा है और उन्हीं में से एक है अरविंद केजरीवाल। डेटा क्या कहता है? 2014 से देखा जाए तो ईडी के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पर ही चल रहे थे। यानी जिसे किसी केस के लिए अंदर किया जाता है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिस पर रेड पड़ती है, वो सारे ऑपोजिशन के ही होते हैं। 2014 से देखा जाए तो 121 प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ईडी के प्रोब के अंडर आए हैं, जिनमें से 115 ऑपोजिशन लीडर्स हैं। दिल्ली के सीएम ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ईडी के हिरासत में थे। पिछले साल 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया जी को भी हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन क्यों? लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए। चलिए जानते हैं कि अलिजिड स्कैम है क्या। 2021 में दिल्ली में लिकर के सेल्स के लिए एक नई पॉलिसी बनी। पॉलिसी बनाते समय दिल्ली की सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को दारू नहीं बेचनी चाहिए। इंस्टेड ये बात पूरी तरह प्राइवेटाइज होनी चाहिए। सरकार को प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस देना चाहिए। उन लाइसेंस के बदले फीस चार्ज करनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया और हर जोन में 27 शॉप्स ओपन करने की परमिशन दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी ये लाइसेंस खरीदता, उन्हें लिकर एमआरपी पर बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। वो खुद की प्राइस बना सकते थे और डिस्काउंट भी दे सकते थे। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ऑन पेपर काफी क्लियर था। लिकर की ब्लैक मार्केटिंग रोकना, पूरे स्टेट में ऑफिशियल लिकर शॉप्स बनाना, कंज्यूमर एक्सपीरियंस सुधारना और रेवेन्यू इंक्रीज करना। यहाँ तक तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन आगे की स्टोरी समझते हैं। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट दारू में इतनी इंटरेस्टेड क्यों? एक स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कमाने के 4 एवेन्यूज होते हैं: स्टेट टैक्सेस, सेंट्रल ग्रांट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्टेट टैक्सेस में स्टेट्स के पास फ्रीडम होता है अलग अलग प्रोफेशंस को टैक्स करने का, जैसे कि एग्रीकल्चर, जो भारत के सारे स्टेट्स में टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं, ये स्टेट्स के हाथों में होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वैसे ही जब भी आप कोई घर खरीदते हैं या बेचते हैं तो फिर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। ये स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट को जाती है। पेट्रोल के दाम भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। इसका मेन रीजन यही है कि हर स्टेट अपनी पॉलिसी के हिसाब से पेट्रोल पर अलग से वैट चार्ज करता है। लेट मी टेल यू, स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा लिकर सेल्स से आता है, क्योंकि लिकर सेल्स पर वैट चार्ज होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की तिजोरी में जाता है। अगर पेट्रोल और लिकर जीएसटी के अंडर आ जाएंगे तो एज अ कंज्यूमर हमारे लिए प्राइसेस कम हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट्स के 2 मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम निकल जाएंगे। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन 2 चीजों को जीएसटी के अंडर नहीं आने देना चाहती। कई स्टेट्स का 15 से 20% रेवेन्यू लिकर सेल से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने 41,250 करोड़ इसी के थ्रू कमाए। उत्तर प्रदेश लिकर पर एक स्पेशल ड्यूटी चार्ज करता है और इस पैसे का इस्तेमाल स्ट्रे कैटल की देखभाल करने में होता है। स्टेट इंपोर्टेड लिकर पर अलग से फीस चार्ज करती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाती है। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स वैट भी चार्ज करते हैं। कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स भी सेल ऑफ लिकर से करोड़ों रुपए कमाते हैं। आई डोंट ड्रिंक, और मुझे नहीं लगता कि दारू पीनी भी चाहिए, क्योंकि दारू से लिवर का तो नुकसान होता ही है, लेकिन फैमिलीज भी बर्बाद होती हैं। लेकिन देश के अलग अलग एरियाज में दारू को पूरी तरह से बैन करने के एक्सपेरिमेंट्स फेल ही हुए हैं। बिहार ड्राई स्टेट बनने पर वहाँ पॉइजनस इलीगल दारू बिक्री स्टार्ट हो गई, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। गुजरात जैसे ड्राई स्टेट्स में भी अगर आप जाएं तो अंडरग्राउंड मार्केट्स में दारू तो मिलती ही है, यानी स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस भी होता है और क्राइम भी बढ़ता है। ये एक फैक्ट है। कई बार अल्कोहल, टोबैको और गैम्बलिंग पर चार्ज होने वाले टैक्स को सिन टैक्स कहते हैं। सिन यानी पाप, या फिर कुछ ऐसा जो सरकार भी मानती है कि सोसाइटी के लिए गलत है। लेकिन इन बातों पर टैक्स चार्ज करके उस पैसों से अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। ये एक ग्रे एरिया है और इस बात से भारत को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान, इस मुद्दे पर हम फ्यूचर में एक वीडियो जरूर बनाएंगे।
अब वापस आते हैं दिल्ली के लिकर स्कैम पर। दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने 2020 में ही पहचान लिया था कि दिल्ली के लिए लिकर पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है। 2020 के ये वीडियोस देखिए। पहला लॉकडाउन खत्म हो ही रहा था जब दिल्ली के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दारू की दुकानों के बाहर लाइंस लगाना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली के लिकर को प्राइवेटाइज करने की आइडिया तभी आई और इससे दिल्ली गवर्नमेंट को फायदा भी हुआ। दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी से दिल्ली सरकार का इनकम 27% बढ़ा। उन्होंने इन टोटल 8,900 करोड़ रुपए कमाए भी। तो इस पूरे इशू में प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, चलिए टाइमलाइन देखकर समझते हैं। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी कुमार ने एलजी सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को एक रिपोर्ट भेजा और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स मार्क किए। यह रिपोर्ट सामने आने पर इमीडिएटली 31 जुलाई 2022 को स्टेट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कैंसिल कर दी। 17 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ 14 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया। इस एफआईआर में इरेगुलरिटीज पर, लाइसेंसीज को दिए जाने वाले अनड्यू फेवर्स पर और फीस के वेवर्स पर सवाल उठाए गए। इंक्वायरी शुरू हुई तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनवरी 2022 में 144 करोड़ के लाइसेंस फीस वेव ऑफ कर दिए। कोविड का रीजन देकर लिकर कार्टेल को डिस्काउंट दिया गया। इमीडिएटली 2 दिन बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया जी के घर पर रेड मारी और 30 अगस्त को उनके बैंक लॉकर्स भी छाने गए। लेकिन मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। 27 सितंबर 2022 से लेकर आने वाले कुछ महीनों में आपके कई लीडर्स और लिकर संबंधित बिजनेसमैन को हिरासत में ले लिया गया। उनसे पूछताछ हुई। यहाँ बीआरएस की लीडर के कविता को भी कस्टडी में लिया गया था और उनसे भी पूछताछ हुई थी। 17 अक्टूबर को 9 घंटों के लिए मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ हुई और वो कहते हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया गया कि आप आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लें। इन्वेस्टिगेशन चलते चलते साउथ ग्रुप नाम की एक लिकर लॉबी सामने आई, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनसे 100 करोड़ रुपए लिए और इन फंड्स का इस्तेमाल गोवा में कैंपेनिंग के लिए यूज किया। आगे जाकर 9 फरवरी 2023 को जिस मीडिया एजेंसी ने आम आदमी पार्टी का गोवा इलेक्शन कैंपेन हैंडल किया था, उनके डायरेक्टर राजेश दोषी को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया। 9 मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया जी को मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के अंडर अरेस्ट हुई। इसी के अराउंड उन्होंने एज ए डेप्यूटी सीएम रिजाइन किया। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल की प्ली को डिनाई करते हुए कहा कि 338 करोड़ का कुछ हिसाब डाउटफुल है। अक्सर एक इन्फ्लुएंशियल इंसान को बेल देने से पहले कोर्ट्स 2 बार सोचते हैं कि क्या वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर कोई एविडेंस मिटा सकता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी ने आने वाले समय में 9 बार अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेजे, जो उन्होंने स्किप भी किए। उनका कहना यह था कि वो इस केस में अक्यूज नहीं है, तो उन्हें समन्स भेजना इलीगल था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इन समन्स को चैलेंज भी किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बेल की प्ली को नकार दिया, जिस वजह से 21 मार्च से दिल्ली के सीएम कस्टडी में है। लेकिन ईडी ने कहा दैट एज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर सारे डिसीजंस उनके अंडर ही आएंगे और कोई डिसीजन उनके अप्रूवल के सिवाय नहीं पास होगा। इस बेसिस पर कई बार कोर्ट्स बेल डिनाई कर देते हैं। बेल डिनाई करने के 2 रीजंस हो सकते हैं। अगर बेल मिली तो इंसान भाग सकता है, विजय माल्या बन सकता है, या फिर वो बाहर जाकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी की चार्जशीट कहती है कि लिकर सेल का होलसेल बिजनेस प्राइवेट एंटिटीज को 12% के मार्जिन पर दिया गया, जिसमें से 6% किकबैक आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। सीबीआई ने जो एफआईआर फाइल किया उसमें 15 लोगों के नाम सामने आए। उनमें से एक है दिनेश अरोरा, जो ये किकबैक्स अरेंज करते थे। ईडी का कहना था कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ने 82 लाख रुपीस के चेक्स पार्टी को इलेक्शंस के लिए दिए थे। अब केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपील की है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय लेटेस्ट न्यूज यही है कि 15 अप्रैल तक केजरीवाल जी जुडिशियल कस्टडी में होंगे। यहाँ ये समझना जरूरी होता है कि स्टेट का अकाउंट और पार्टी का अकाउंट अलग होता है। स्टेट के पैसे स्टेट के कामों के लिए यूज होते हैं, आपके कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे स्टेट के हाईवेज बनाना, स्टेट रन, स्कूल्स खोलना और मोहल्ला क्लिनिक्स। ऑन द अदर हैंड पार्टी के पैसे पार्टी के कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे इलेक्शन कैंपेनिंग, एड्स चलाना एटसेट्रा। अब तक इस केस में 4 आम आदमी पार्टी के मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है, जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ फॉर्मर डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा मेंबर संजय सिंह और विजय नायर शामिल हैं, जो आपके कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे। अब मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि ये अरेस्ट और जुडिशियल कस्टडी का सिलसिला सही है या गलत। अब तक हमने मुद्दे को दोनों साइड से समझा और ये भी समझा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कहना क्या है। हमने ये भी समझा कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी और इंटेंशंस क्या थे। लेकिन यहाँ कुछ बातें नोट डाउन करने जैसी हैं। अगर
नई लिकर पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर वो कैंसिल क्यों कर दी गई? अगर केजरीवाल जी गिल्टी नहीं है तो समन्स को नाकारने की जरूरत क्या है? क्या स्टेट के फंड्स का इस्तेमाल पार्टी के कैंपेन्स को फंड करने के लिए हुआ है? ऑन दी अदर हैंड, क्या इलेक्शन से जस्ट पहले ऑपोजिशन के लीडर्स को ऐसे टारगेट करना एक कोइंसिडेंस है? जैसे हमने कहा कि स्टेट के फंड्स और पार्टी के फंड्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और एक पार्टी की पावर भी अलग अलग होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज को पार्टी के काम के लिए यूज नहीं कर सकता। ये डिवीजन ऑफ पावर ही हमारी डेमोक्रेसी को सशक्त बनाता है। यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किसी भी ऑपोजिशन या क्रिटिक को दबाने के लिए करना गलत है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्यूज को बिना किसी ट्रायल के लॉन्ग पीरियड्स के लिए कस्टडी में रखना उनके सिविल लिबर्टीज के अगेंस्ट है। यहाँ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या करती हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद सबमिट करती जाती हैं ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन लंबा खींचने का मौका मिले, क्योंकि आज ये अरविंद केजरीवाल है, कल कोई भी और हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अब्यूज ऑफ पावर पूरे भारत में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक पार्टी का ही नहीं पूरे देश का प्रॉब्लम है। इसीलिए कोई भी वेस्ट बंगाल में रहकर वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, महाराष्ट्र में रहकर यहाँ किसी बड़े नेता के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह सकता। छोटी छोटी बातों के लिए स्टेट और सेंटर दोनों एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करती है, अपनी पावर को अब्यूज करती हैं, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई इंसान उनके आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता, उनके अगेंस्ट कुछ कह देता है। यानी भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक प्रॉब्लम तो जरूर है। वैसे ही एक और प्रॉब्लम है कि बड़े बड़े लीडर जिन पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही वो पार्टी शिफ्ट करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन रद्द हो जाती है। ऑपोजिशन के केसेस को फास्ट ट्रैक करना और जो भी अपने साइड है उनके केसेस को स्लो डाउन करना देश के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस पूरे किस्से में मुझे किस बात का गुस्सा आता है दैट दिस इज हाउ डर्टी पॉलिटिक्स इज, और मुझे इसी डर्ट में घुसना ही नहीं था बिकॉज टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज इज मच बेटर, क्योंकि आपकी लाइफ को पॉलिसीज इंपैक्ट करते हैं और अगर रियल चेंज लाना है तो पॉलिसीज बदल के चेंज ला सकते हैं। बट एज वी अप्रोच इलेक्शंस द कलेक्टिव IQ ऑफ एवरीवन इज सो लो कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स पर ही फोकस करते हैं। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, कोई भी पॉलिटिशियन हो, हाँ आपका फेवरेट पॉलिटिशियन भी, सबको लगता है कि अपुनिच भगवान है। किसी को भी नहीं लगता कि वो गलती कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स में गलती करना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते बिकॉज पॉलिटिक्स इज दैट यूजलेस एंड डर्टी ऑफ अ स्पेस। हम कई बार कहते हैं कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन पर कोई चर्चा नहीं होती, उन्हें कोई अटेंशन ही नहीं मिलता। वेल, उन्हें अटेंशन कौन देगा? हाँ, आप कहते हैं कि स्पोर्ट्स डेवलप करने हैं, लेकिन कोई भी ब्रॉडकास्टर क्रिकेट छोड़ के दूसरे स्पोर्ट्स को अटेंशन ही नहीं देता। सब कहते हैं कि टैक्स की चोरी रोकनी चाहिए, लेकिन खुद करते हैं और उस पर शोर भी नहीं मचाते। हम सब खुद टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट करने के लिए रास्तों पर नहीं उतरते। और पोल्यूशन के लिए तो रियाना मैडम ने ट्वीट किया नहीं है, तो इस पर किसी को क्यों ही फर्क पड़ता है? सबको बस गंद फैलाना है, सबको बस कीचड़ उछालना है, किसी को प्रगति के बारे में बात ही नहीं करनी है। कांग्रेचुलेशंस। किसी को भी लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिबेट नहीं करना, बस इमोशनल बकवास करना है। एंड देन वी वंडर व्हाई दिस कंट्री डज नॉट प्रोग्रेस. It is because we collectively never force our leaders to progress. All we do is cry and never ever 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 suggest a way forward to progress. Remember this, we get the leaders we deserve. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव IQ लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है। अकाउंटेबिलिटी किसी को भी नहीं चाहिए, बस बिना डायरेक्शन कॉन्वर्सेशन करना है। एंड दिस इज व्हाट आई हेट। डू बेटर। Audience and most importantly our so-called leaders do better. In the end हमारे आपसे कुछ सवाल है कि इस abuse of power को हम कैसे रोक सकते हैं, डेमोक्रेसी को इन चेक कैसे रख सकते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग को और ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं ताकि पार्टी अपने स्टेट के फंड्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ना करे। और यही इंपॉर्टेंट सवाल आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।